स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। मैं विनय सर इस वीडियो में आपके लिए पेज नंबर 124 के ऊपर दिए गए अंतर्गत प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसके पहले हम इस चैप्टर के 4 वीडियो बना चुके हैं, तो आपको अगर वो वीडियो देखना हो तो मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 विक्राणु, नेफ्रॉन कहते हैं उसको इंग्लिश में, की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो विक्राणु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रॉन, की रचना और उसकी क्रियाविधि का क्या करना है, वर्णन। तो यहाँ पर देखो विक्राणु, विक्राणु यानी विक्र, विक्र के अंदर, विक्र यानी किडनी अथवा मूत्रपिंड भी बोलते हैं इसको। तो विक्र के अंदर अनेक निस्यंदन इकाई होती है, अनेक छानने वाली क्या होती है, नलियां। तो अनेक निस्यंदन इकाई होती है जिसे विक्राणु कहते हैं। तो मैंने बताया जैसे कि प्रत्येक विक्र में अनेक निस्यंदन इकाई होती है जिसको विक्राणु कहते हैं, और प्रत्येक विक्र में लगभग 10 लाख विक्राणु होते हैं। तो आपको लिखने का कि प्रत्येक विक्र में अनेक निस्यंदन इकाई होती है, यानी छानने वाली नलियां होती है, जिन्हें विक्राणु कहते हैं, क्योंकि विक्र के अंदर आए हुए अणु हैं। संधि विच्छेद करा जाए तो विक्र प्लस अणु, यानी कि विक्र के अंदर आई हुई नलियां है, इसलिए इनको बोलते हैं विक्राणु। अब यहाँ पर देखो हमको विक्राणु की रचना पढ़नी है। तो प्रत्येक विक्राणु की रचना, तो देखो यहाँ पर प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत दोहरी दीवार वाली कप आकार की रचना से होती है, जिसे बौमेन संपुट कहते हैं। तो आपको विक्राणु की रचना का पहला पॉइंट लिखने का कि प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत दोहरी दीवार वाली कप आकार की रचना से होती है, जिसे बौमेन संपुट कहते हैं। अब ये बौमेन संपुट का आगे का भाग चौड़ा है, पीछे का भाग अगर आप देखोगे तो सकरा है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीवा। तो बौमेन संपुट के पीछे के छोटे सकरे भाग को क्या बोलते हैं, ग्रीवा। और ग्रीवा के बाद के विस्तार में, ग्रीवा के बाद के विस्तार में क्या होता है कि ग्रीवा के बाद के विस्तार में निकटवर्ती, इसको बोलते हैं निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, क्योंकि ये बौमेन संपुट के पास में है तो इसको बोलते हैं निकटवर्ती कुंतलाकार भाग। हेनले का लूप, हेनले का लूप इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंतलाकार भाग, दूरस्थ कुंतलाकार भाग। और संग्राहक नलिका का समावेश होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत दोहरी दीवार वाली कप आकार की रचना से होती है, जिसे बौमेन संपुट कहते हैं। बौमेन संपुट के पीछे के आगे का भाग देखो चौड़ा है, पीछे के सकरे छोटे भाग को बोलते हैं ग्रीवा। ग्रीवा के बाद के विस्तार में निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंतलाकार भाग और संग्राहक नलिका का समावेश होता है। ये संग्राहक नलिका विकीय निवाप में खुलती है, विकीय निवाप में खुलती है, और विकीय निवाप मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में खुलता है। तो ये विक्राणु की क्या थी, रचना। विक्राणु की रचना अगर आपको पूछे तो लिखने का प्रत्येक विक्र में अनेक निस्यंदन इकाई होती है, जिसे विक्राणु कहते हैं। प्रत्येक विक्र में लगभग 10 लाख विक्राणु होते हैं। प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत दोहरी दीवार वाली कप आकार की रचना से होती है,
जिसे बौमेन संपुट कहते हैं। बौमेन संपुट के पीछे के संकरे छोटे भाग को ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा के बाद के विस्तार में निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंतलाकार भाग और संग्राहक नलिका का समावेश होता है। संग्राहक नलिका विकीय निवाप में खुलती है और विकीय निवाप मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में खुलता है। तो देखिए यहाँ पर कि इसमें ऐसा है, ये विक्र है। अब इसी के अंदर क्या होते हैं, विक्राणु। तो ये विक्राणु है। अब क्या होता है कि यहाँ ये मूत्रवाहिनी है, लेकिन इसका आगे का भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं विकीय निवाप। विकीय निवाप कहते हैं। और ये विकीय निवाप मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में खुलता है। तो कहाँ पर खुलता है, तो मूत्राशय में खुलता है। अब देखो हमको पढ़ना है इसकी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में याद रखना है कि ये विकीय धमनी है। विकीय धमनी में से आए, विकीय धमनी में से आए अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर को, अपशिष्ट पदार्थ युक्त यानी वेस्ट मटेरियल वाला रुधिर, अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर यानी वेस्ट मटेरियल वाला रुधिर को बौमेन संपुट की रुधिर केशिका में, ये बौमेन संपुट की क्या है, रुधिर केशिका। तो ये बौमेन संपुट की रुधिर केशिका में दाब पूर्वक छाना जाता है। इस क्रिया को दाब निस्यंदन कहते हैं। और छानने से जो क्षनित द्रव्य मिलता है, तो क्षनित क्या मिलता है, द्रव, उस द्रव्य का इस नलिका की गुहा में वहन होता है। इस नलिका की गुहा में क्या होता है, वहन होता है। इस वहन के दौरान ये नलिका के ऊपर रुधिर केशिका होती है। तो इस वहन के दौरान ये जो रुधिर केशिका होती है, उस रुधिर केशिका के द्वारा इस रुधिर केशिका के द्वारा इस क्षनित द्रव्य में से आवश्यक पदार्थ जैसे कि पानी, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और खनिज लवण का पुनः शोषण होता है और उन्हें रुधिर में वापस भेज दिया जाता है। अब इस प्रकार इस नलिका में जो शेष बाकी बचा द्रव्य है, उस शेष बाकी बचे द्रव को मूत्र कहते हैं। और उस मूत्र का संग्राहक नलिका द्वारा विकीय निवाप में संग्रह होता है और विकीय निवाप में से मूत्रवाहिनी के द्वारा ये मूत्र मूत्राशय में जाता है। और जब मूत्राशय की थैली मूत्र से भर जाती है, तब उसका संकोचन होता है और मूत्र का शरीर के बाहर त्याग होता है। तो इस प्रकार से मूत्र निर्माण की क्या होती है, क्रिया। तो आपको लिखने का कि विकीय धमनी में से आए अपशिष्ट पदार्थ वाले रुधिर को बौमेन संपुट की रुधिर केशिका में दाब पूर्वक छाना जाता है। इस क्रिया को दाब निस्यंदन कहते हैं। दाब निस्यंदन से जो क्षनित द्रव मिलता है, उसका इस नलिका की गुहा में वहन होता है। इस वहन के दौरान रुधिर केशिका के द्वारा इस क्षनित द्रव में से पानी, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल और खनिज लवण का पुनः शोषण होता है और उसे रुधिर में वापस भेज दिया जाता है। अब इस नलिका में शेष बाकी बचे द्रव को मूत्र कहते हैं और उस मूत्र का संग्राहक नलिका के द्वारा विकीय निवाप में संग्रह होता है। फिर विकीय निवाप में से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जाता है और जब मूत्राशय की थैली मूत्र से भर जाती है, तब उसका संकोचन होता है और मूत्र का शरीर के बाहर त्याग होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए
पादप यानी वनस्पति किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसा है कि उत्सर्जी उत्पाद यानी अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो पादप यानी वनस्पति अपशिष्ट पदार्थों को प्राणियों से अलग तरीके द्वारा शरीर के बाहर निकालती है। वनस्पति में जो उत्सर्जन होता है वो प्राणी के उत्सर्जन से बिल्कुल अलग तरीके से होता है। जैसे कि पहला पॉइंट, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो बिन उपयोगी ऑक्सीजन उत्पन्न होता है उस ऑक्सीजन को वनस्पति सीधे वातावरण में मुक्त कर देती है, सीधे वातावरण में मुक्त कर देती है। तो पहला तरीका है कि वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो बिन उपयोगी ऑक्सीजन उत्पन्न होता है उसको ये सीधे वातावरण में मुक्त कर देती है। नंबर 2, वनस्पति के शरीर में जो अधिक मात्रा में पानी होता है उस पानी को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा शरीर के बाहर निकाल देती है। तो वनस्पति के शरीर के अंदर जो अधिक मात्रा में पानी होता है उसको पत्तों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा उस पानी को वनस्पति बाहर वातावरण में वापस निकाल देती है। नंबर 3, कई बार अपशिष्ट पदार्थों का यानी वेस्ट मटेरियल का पत्तों में संग्रह होता है और फिर पत्ते झड़ जाते हैं। तो कई बार अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह पत्तों में होता है और फिर पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। नंबर 4, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को वनस्पति जड़ यानी मूल के द्वारा अपने आसपास के जमीन में बाहर निकाल देती है। तो फिर से देखिए, अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए वनस्पति किन विधियों का उपयोग करती है। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो बिन उपयोगी ऑक्सीजन उत्पन्न होता है इसको ये सीधे वातावरण में बाहर निकाल देती है। नंबर 2, वनस्पति के शरीर में जो अधिक मात्रा में पानी है उस पानी को ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा शरीर के बाहर निकाल देती है। नंबर 3, अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह कई बार पत्तों में होता है, फिर पत्ते झड़ जाते हैं यानी डाली से टूटकर नीचे गिर जाते हैं तो अपने साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाते हैं। तो इस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ वनस्पति से दूर हो जाते हैं। नंबर 4, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को वनस्पति मूल यानी जड़ के द्वारा अपने आसपास की जमीन में निकाल देती है। नंबर 5, रेजिन, गोंद जैसे अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह पुरानी जाइलम में होता है यानी पुरानी जलवाहक ऊतक में होता है। तो एक ये भी तरीका है। नंबर 6, बहुत से अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह रसधानी में होता है। तो ये 6 विधियों का उपयोग करके वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ यानी कि उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।